डाउट है आपको? अच्छा, कौन से टॉपिक में डाउट है? टाइट्रेशन में डाउट है? टाइट्रेशन तो बहुत इजी टॉपिक है, वो तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। जब हमने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 1 को स्टार्ट किया था, वहां पर हमने देखा था प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। देखा था, नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था। तो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में हमने क्या देखा था? अलग अलग एसिड की प्रिपरेशन, अलग अलग बेसिस की प्रिपरेशन। तो वहां पर भी हमने टाइट्रेशन करा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। फिर हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था, वहां पर न्यूट्रलाइजेशन कर्व पढ़ा था, टाइट्रेशन कर्व पढ़ा था, जहां पर हमने डिफरेंट टाइट्रेशंस करवाई थी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस करके, है ना, 4 तरह से करवाई थी। फिर हमने देखा था वीक एसिड वीक बेस के केस में आपका टाइट्रेशन कर्व और न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है एंड पॉइंट सही से नहीं दे रहा था, तो हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशन करवाई थी। आपको तो आता ही होगा क्योंकि आपने तो पढ़ा है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ी है ना, जहां पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज होता है, अदर देन वाटर सॉल्वेंट यूज होता है, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होता है, और उसको यूज करते हुए हम हमारी नॉन एक्वस टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। फिर हमने वहां पर ऐसे भी किया था, मतलब कि एस्टिमेशन भी किया था, स्टैंडर्डाइजेशन भी किया था, जैसे एफेड्रिन एससीएल का किया था, है ना। 0.1 नॉर्मल हमने SClO4 मतलब कि पर क्लोरिक एसिड बनाया था। ठीक है, याद आया कुछ? चलो, तो ये सारी बातें जो अभी मैंने बोली, ये तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए बोली जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं। अब जो पहली बार वीडियो देखने आए हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, तो ध्यान से सुनिए। पहले समझाता हूं टाइट्रेशन, फिर बताता हूं कि प्रेसिपिटेशन से हमारा क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। अभी हम समझेंगे टाइट्रेशन क्या होता है। देखो, टाइट्रेशन की अगर बात करूं, तो मान लीजिए आपके पास कोई भी सैंपल है, जैसे मान लीजिए ये सैंपल है, कोई भी आपके पास सैंपल है, उस सैंपल का आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है। क्या करना है? स्टैंडर्डाइजेशन, और वीकेंड से आपको एस्टिमेशन करना है। अगर आपके पास कोई भी सैंपल है और उस सैंपल का आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है, एस्टिमेशन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन आप कर सकते हैं। आई रिपीट, मेरे पास एक सैंपल है और मुझे पता करना है कि इस सैंपल में ए सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है। मान लीजिए ये जो सैंपल है इसमें कई तरह के सब्सटेंस है, ए भी है, बी भी है, पर मुझे ये पता करना है कि मेरा जो सैंपल है उस सैंपल में ए सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है। तो अगर मुझे किसी भी सैंपल में किसी भी सब्सटेंस का पता करना है या उस सब्सटेंस की क्वांटिटी को पता करना है, मतलब कि हमें करना है स्टैंडर्डाइजेशन और वी कैन से एस्टिमेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन और एस्टिमेशन करने के लिए आपको टाइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। ये बात क्लियर हो गया? स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, किसी का भी एस्टिमेशन करने के लिए आपको टाइट्रेशन करनी पड़ती है। और टाइट्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको लेना है एक ब्यूरेट। ब्यूरेट लेना है, उस ब्यूरेट में टाइट्रेंट को फिल करना है। किसको फिल करना है? टाइट्रेंट को फिल करना है। नीचे आपके पास होता है कोनिकल फ्लास्क। क्या होता है? कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपका होता है सॉल्वेंट। अगर एक्वस टाइट्रेशन है, नॉर्मल टाइट्रेशन है, तो सॉल्वेंट होगा वाटर। अगर नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, तो नाम से पता लग रहा नॉन एक्वस मतलब सॉल्वेंट होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो डिपेंड करता है, अगर एक्वस टाइट्रेशन है, एक्वस टाइट्रेशन, तो सॉल्वेंट होगा वाटर। अगर नॉन एक्वस टाइट्रेशन है तो सॉल्वेंट होगा कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अदर देन वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर तो इनऑर्गेनिक में आ गया। अब उसके बाद आपका यहाँ पर होता है एनालाइट सॉल्यूशन। क्या होता है? एनालाइट सैंपल और एनालाइट सॉल्यूशन। सैंपल और सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, ये एनालाइट सॉल्यूशन, एनालाइट सैंपल वो सैंपल होता है जिसका हमें डिटेक्शन करना होता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, एस्टिमेशन करना होता है। तो ये आपका एनालाइट सैंपल हो गया। उसके बाद इस एनालाइट सैंपल को किसी ना किसी में डिसॉल्व करना पड़ेगा, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं एक सॉल्वेंट। फिर हम ऊपर ब्यूरेट में क्या लेते हैं? टाइट्रेंट लेते हैं। और यहाँ पर कुछ बूंद इंडिकेटर की डाल देते हैं। किसकी डाल देते हैं? इंडिकेटर की कुछ बूंद डाल देते हैं, क्योंकि इंडिकेटर हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट बताता है। एंड पॉइंट से मतलब है कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, उसका डिटेक्शन कौन करता है? हमारा इंडिकेटर करता है। इंडिकेटर कई तरह से होते हैं, जैसे कि फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। और ये बात मैंने आपको बताई है कि जो इंडिकेटर होते हैं वो इंडिकेटर अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं
फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की, जिसको लिखते हैं HPH से। तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, और वही बात करूं बेसिक मीडियम में तो पिंक कलर देता है। तो ये तो ही टाइट्रेशन की बात जो पिछले 3-4 लेक्चर से हम करते आ रहे हैं कि टाइट्रेशन में करना क्या होता है। एक ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट फ्लेल होता है, नीचे आपका कोनिकल फ्लास्क होता है जिसमें एनालाइट सॉल्यूशन होता है, आपका सैंपल होता है, और आपके सैंपल के साथ हम सॉल्वेंट डाल देते हैं क्योंकि आपके सैंपल को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ बूंद जो है इंडिकेटर की डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ पर टाइट्रेंट ऐड करना शुरू करते हैं। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया टाइट्रेशन क्यों की जाती है और इंडिकेटर का क्या रोल होता है, एंड पॉइंट बताता है, जैसे कि एक एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलिए, अभी ये तो बात हुई हमारी कि टाइट्रेशन होती क्या है, टाइट्रेशन करानी क्यों पड़ती है ना? चलिए, ये दिख रहा है आपको, विजिबल है, छोटा कर दिया इसको मैंने। ठीक है, टाइट्रेशन होती क्या है, क्यों करानी पड़ती है, वो सारी बात हो गई। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, नाम से पता लग रहा, टाइट्रेशन का मतलब तो वही सारी प्रोसेस, किसी का भी एस्टिमेशन करना, किसी का भी स्टैंडर्डाइजेशन करना, किसी भी सैंपल का पता लगाना, उस सैंपल की क्वांटिटी का पता लगाना। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास सैंपल है, तो उस सैंपल की क्वांटिटी का पता लगाना, तो हमें करना पड़ता है टाइट्रेशन। अभी प्रेसिपिटेशन से क्या मतलब है कि यहाँ पर पीपीटी बनती है, प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे मान लीजिए आपका सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में नीचे इस तरह से प्रेसिपिटेट बन जाएगा, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, तो एग्जांपल को ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए आपके पास सैंपल है, ये आपके पास सैंपल है, और इस सैंपल में आपको पूछा है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। ये आपके पास सैंपल है, इस सैंपल में आपको पूछा है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा टाइट्रेशन। क्या करना पड़ेगा? टाइट्रेशन। आप टाइट्रेशन से पता लगाएंगे कि इस सैंपल में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। और यहां पर कौन सा टाइट्रेशन होगा? आपका प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन होगा। ठीक है, तो हमें एक सैंपल दिया गया है, उसमें हमें पूछा है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। उस कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करने के लिए या कोई भी टाइट्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको ब्यूरेट चाहिए। उस ब्यूरेट के अंदर, ये आपका ब्यूरेट हो गया, इस ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्लोराइड आयन का पता करने के लिए हम टाइट्रेंट ले लेते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, हमें क्लोराइड आयन का पता करना है तो कुछ तो टाइट्रेंट लेना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइट्रेशन करनी है तो टाइट्रेंट तो जरूरी है। तो क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर टाइट्रेंट लिया है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। और नीचे आपका क्या है? कॉनिकल फ्लास्क है। उस कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या ऐड करेंगे? ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, अरे बन जा यार, हाँ अभी ठीक है, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें हमारा सैंपल है, मतलब कि वो सैंपल जिसके अंदर क्या है? क्लोराइड आयन है। ठीक है, अभी इस सैंपल को हम किस में डिसॉल्व करेंगे? किसी न किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि चलो इस सैंपल को आप पानी में डिसॉल्व कर दो। तो ये जो आपका सैंपल था ना, इस सैंपल को हमने लिया कॉनिकल फ्लास्क में और डिसॉल्व कर दिया वाटर में। अभी ये सैंपल जो है घुल मिल चुका है वाटर के अंदर, क्लोराइड आयन जो है घुल मिल चुका है वाटर के अंदर। अब ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ बूंद इंडिकेटर के डाल देता हूं। इंडिकेटर जो कि एंड पॉइंट बताता है। कौन सा इंडिकेटर यूज लेंगे आगे मैं बताऊंगा। ठीक है सर, टाइट्रेशन करने के लिए हम बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमने ले लिया ब्यूरेट, ब्यूरेट के अंदर फिल कर दिया टाइट्रेंट को। और जब आप ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट को फिल करोगे ना, तो आप वॉल्यूम नोट कर लेना कि हमने यहां तक फिल करा है। वो क्यों नोट करना है आगे बताऊंगा, बस आप वॉल्यूम नोट कर लेना कि हमने यहां तक फिल करा है। तो ब्यूरेट लिया, ब्यूरेट के अंदर AgNO3 जो कि टाइट्रेंट है उसको फिल किया, टाइट्रेंट को फिल किया। नीचे हमारा इंडिकेटर है, हमारा क्लोराइड आयन सैंपल है, और सॉल्वेंट है वाटर, मतलब वाटर में हमने क्लोराइड आयन को अच्छे से डिसॉल्व कर दिया और इंडिकेटर डाल दिया। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे ये AgNO3 ड्रॉप वाइज नीचे आता जाएगा, AgNO3 का आ रहा है नीचे आता जा रहा है, तो जैसे जैसे AgNO3 नीचे आता जाएगा
अच्छा मुझे बताओ कि AgNO3 कैसे टूटेगा। AgNO3 टूटेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में। ये तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। जैसे HCl हो गया, अब HCl किस में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में, है ना। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि AgNO3 किस में टूटेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में। तो जैसे जैसे ये AgNO3 नीचे आएगा, नीचे इसको क्या मिलेगा, Cl माइनस, क्या मिलेगा, Cl माइनस। तो ये AgNO3 Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। अब ध्यान से देखिए, ये Ag है सिल्वर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोराइड आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये Ag और ये Cl आपस में रिलेशन बना लेंगे और यहां पर बनेगा AgCl। क्या बनेगा, AgCl। और बचा कौन बेचारा, NO3 माइनस अकेला बच गया। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे टाइट्रेंट जो है आपके कोनिकल फ्लास्क वाले सॉल्यूशन में आएगा, आपके एनालाइट सॉल्यूशन में आएगा, तो एनालाइट सॉल्यूशन क्या है आपका, क्लोराइड आयन। तो AgNO3 जो है क्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा, तो Ag और Cl जो है यहां से निकलेगा। अब ये AgCl धीरे 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 नीचे जो है डिपॉजिट होता जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस जगह AgCl जो है डिपॉजिट होता जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये AgCl है। तो यहां पर हम कहेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, AgCl की पीपीटी बन रही है, AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है। और ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है ना, ये व्हाइट कलर का बनता है। किस कलर का बनता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, अब एक इमेजिन करो, एक बात इमेजिन करो कि धीरे धीरे AgNO3 आ रहा है। ये AgNO3 इस क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके AgCl बना रहा है और AgCl जो है धीरे धीरे पीपीटी बना रहा है। मतलब कि एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि जब ये क्लोराइड आयन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो जाएगा क्लोराइड आयन पूरी तरह से, क्योंकि जैसे जैसे AgNO3 आता जाएगा वैसे वैसे वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता जाएगा और क्लोराइड आयन जो है खत्म होता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्लोराइड आयन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, AgNO3 आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो क्लोराइड खत्म होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्लोराइड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और सारा क्लोराइड जो है AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहां पर व्हाइट पीपीटी जो है बनती जाएगी, बनती जाएगी, इस तरह से व्हाइट पीपीटी बनती जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आपका क्लोराइड आयन पूरी तरह से खत्म हो गया और पूरी तरह से आपकी AgCl की व्हाइट पीपीटी बन चुकी है, उसके बाद अब जो अगली बूंद आएगी आपके AgNO3 की, अभी तक तो AgNO3 किससे रिएक्ट कर रहा था, अभी तक तो AgNO3 जो है आपके क्लोराइड आयन से रिएक्ट कर रहा था, पर क्लोराइड आयन खत्म हो गया। तो अब जो AgNO3 है वो आपके इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा। जो इंडिकेटर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इससे रिएक्ट करेगा। तो जैसे ही आपका टाइट्रेंट, आपका सिल्वर नाइट्रेट, आपका टाइट्रेंट, आपका AgNO3 क्लोराइड से ना रिएक्ट करके, क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि क्लोराइड तो खत्म हो गया, सारा क्लोराइड रिएक्ट करने के बाद AgCl बन गया, व्हाइट पीपीटी बन गई। तो अब वो क्लोराइड से ना रिएक्ट करके अब वो इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा और जैसे ही आपका टाइट्रेंट जो है इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा, यहां पर इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इंडिकेटर का कलर चेंज होगा आपको पता लग जाएगा कि आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपका सारा सैंपल, आपका सारा क्लोराइड जो है AgCl की पीपीटी बना चुका है, क्योंकि अब क्लोराइड खत्म हो गया। तो अब टाइट्रेंट जो है इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज कर रहा है। तो जैसे ही आपकी रिएक्शन में कलर चेंज होगी हमें पता लग जाएगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, हमारा सैंपल कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये आपकी मोड्स मेथड भी हो जाएगी वैसे, बस इंडिकेटर बताना है कि इंडिकेटर कौन सा है। ठीक है, चलो एक बार अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेते हैं। देखो, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, वेयर अ रिएजेंट इज ग्रेजुअली एडेड टू सॉल्यूशन अंटिल ए प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे टाइट्रेंट को, टाइट्रेंट बोल लीजिए या फिर आप रिएजेंट बोल लीजिए, टाइट्रेंट को धीरे धीरे ऐड करते हैं। ग्रेजुअली का मतलब स्लोली स्लोली ऐड करते हैं। कब तक ऐड करते हैं, जब तक कि सारा टाइट्रेंट जो है अंदर पीपीटी ना बनवा दे, प्रेसिपिटेट ना बनवा दे। हमने देखा कि हम AgNO3 को ऐड करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। कब तक ऐड कर रहे थे, जब तक कि नीचे का जो Cl है वो AgCl बनाता जा रहा था, बनाता जा रहा था, बनाता जा रहा था। तो मतलब कि जब तक कंप्लीट पीपीटी नहीं बन जाती तब तक ग्रेजुअली आपको
टाइट्रेंट को और वी कैन से रिएजेंट को और वी कैन से AgNO3 जो कि हमने टाइट्रेंट के रूप में यूज लिया है उसको ऐड करता जाना है धीरे धीरे। उसके बाद आपको लिखा है इन दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक आयन होता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया क्लोराइड आयन, है ना। तो यहां पर उसको बोला है आयन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जिस आयन पे हम काम कर रहे हैं वो हमारा आयन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अभी हमने क्लोराइड आयन पे काम किया, हमारे पास जो सैंपल था उसमें हमें क्लोराइड आयन का पता लगाना था कितना क्लोराइड आयन है ना। तो सर एक बात बताइए, आपने ये बोला कि AgCl की पीपीटी बन गई, आपने बोला कि कलर चेंज हो गया क्योंकि इंडिकेटर से रिएक्ट कर लिया टाइट्रेट ने, सारी बातें क्लियर हो गई। पर एक बात बताइए सर, हमें ये कैसे पता लगा कि सैंपल में कितना क्लोराइड है? हमें ये तो पता है कि क्लोराइड है क्योंकि AgCl की पीपीटी बन रही, पर कैसे पता लगा कि कितना क्लोराइड है? तो मैंने आपसे बोला था कि शुरू में यहाँ की रीडिंग नोट करना, है ना। मान लीजिए आपने इसको 5 ml तक भरा था, ठीक है। अब आप टाइट्रेंट ऐड करते गए करते गए करते गए करते गए और ये खाली हो गया और ये आ गया 1 ml तक, मतलब कि आपका यहां से यहां तक यूज हो गया। तो जितना आपका टाइट्रेंट यूज हुआ है, टाइट्रेंट क्यों यूज हो रहा है? आपके क्लोराइड को AgCl बनाने में, आपके क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करने में। तो जितना टाइट्रेंट यूज हुआ है मतलब उतना ही ज्यादा क्लोराइड था। अगर मैं टाइट्रेंट डाले जा रहा हूं डाले जा रहा हूं डाले जा रहा हूं, AgCl पीपीटी बने जा रही है बने जा रही है बने जा रही है, मतलब उतना ही ज्यादा Cl था नीचे। तो जितना ज्यादा मैं टाइट्रेंट ऐड करते जा रहा हूं, अगर उतनी ही पीपीटी बनती जा रही है मतलब उतना ही Cl था हमारे सैंपल में। तो हम वॉल्यूम मेजर कर लेंगे कि इतना टाइट्रेंट यूज हुआ है। जब हमें पता लग जाएगा इतना टाइट्रेंट यूज हुआ तो कहीं ना कहीं उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे सैंपल में कितना क्लोराइड प्रेजेंट था। ठीक है, चलिए 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 चलिए, देखो यहाँ पर AgNO3 दे रखा है, यहाँ पर क्लोराइड दे रखा है, AgCl की पीपीटी बना रखी है। यहाँ पर आपको बोल रखा है दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन बाय कैलकुलेटिंग द रिएजेंट यूज और वी कैन से टाइट्रेंट यूज। यहाँ पर वही बात लिखी है कि टाइट्रेंट को हम देखेंगे कि इनिशियल रीडिंग कितनी थी, फाइनल रीडिंग कितनी थी, उस बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे सैंपल में आयन ऑफ इंटरेस्ट कितना है, या मतलब कि हमारे सैंपल में क्लोराइड आयन या जो भी आयन को हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो कितना है। ठीक है, चलिए बस यहाँ पर वही सब है कि सबसे पहले आपको सैंपल तैयार करना होता है। सैंपल का मतलब क्या है? आपका नीचे का सॉल्यूशन। नीचे सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या क्या होता है? एक तो आपका सैंपल होता है जिसको आपको पता करना होता है, फिर आपका सॉल्वेंट होता है ना, उसमें 2-3 बूंद इंडिकेटर डाल देते हैं, तो यही सब तैयार करना है। उसके बाद टाइट्रेंट को ऐड करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दे रखा है ताकि आप अच्छे से लिख सको। उसके बाद आपका एंड पॉइंट आता है। एंड पॉइंट कब आता है? जब सारा AgCl बन गया था, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया था, फिर अगली बूंद आई थी टाइट्रेंट की और वी कैन से रिएजेंट की, और वो बूंद जाके इंडिकेटर से रिएक्ट कर रही थी तो कलर चेंज हो रहा था। और फिर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि हम मेजर कर लेते हैं कि कितना हमने टाइट्रेंट या रिएजेंट यूज किया, इनिशियल रीडिंग से फाइनल रीडिंग तक जितना हमने यूज किया उस अकॉर्डिंग हम सैंपल में कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना आयन ऑफ इंटरेस्ट था। उसके बाद आती है मोर्स मेथड। देखो अब यहाँ पर आपको मोर्स मेथड पढ़ना है, वोल्हार्ड मेथड पढ़ना है, मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड पढ़ना है। ये भी बताऊंगा कि जब वोल्हार्ड मेथड था तो मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, मोर्स पढ़ेंगे, वोल्हार्ड पढ़ेंगे, मॉडिफाइड वोल्हार्ड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फजान्स मेथड। ये सारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ही है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको समझा दूंगा। और लास्ट में आपको पढ़ना है एक एस्टिमेशन और वी कैन से एक स्टैंडर्डाइजेशन। अब वो किसका स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोर्स मेथड को। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये सारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ही है। तो जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है जो अभी हमने इतनी देर से पढ़ा वो सारा यहाँ पर काम आएगा। चलो मोर्स मेथड की बात करते हैं। तो मोर्स मेथड का नाम मोर्स मेथड क्यों है? क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है कार्ल मोर। ये एक जर्मन केमिस्ट है। ठीक है, कार्ल मोर जो कि एक जर्मन केमिस्ट है। जनरल तो हम लोग हैं यार, जनरल केमिस्ट है ना, ये तो जर्मन केमिस्ट है। तो कार्ल मोर जो कि एक जर्मन केमिस्ट है, इनका जो सरनेम है मोर, उसी से पड़ गया मोर्स मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है? यहाँ पर आपको दे रखा होता है सॉल्यूशन और आपको पता करना होता है क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन।
तो अगर आपको पूछे कि मोर्स मेथड में हम करते क्या है, तो सबसे पहले तो ये बोलना कि जो मोर्स मेथड है वो दिया था जर्मन केमिस्ट ने, जिसका नाम था कार्ल मोर, और इन्हीं के नाम पे ये मेथड रखा गया, मोर्स मेथड। उसके बाद बोलना कि मोर्स मेथड में हम क्लोराइड आयन का डिटेक्शन करते हैं। अगर हमारे सैंपल में क्लोराइड आयन का हमें पता करना है कि कितनी क्वांटिटी में हमारे सैंपल में क्लोराइड आयन है, जैसे मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, अब मुझे पता करना है कि इस पीने के पानी में कहीं ज्यादा क्लोराइड तो नहीं, कहीं कम क्लोराइड तो नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मोर्स मेथड, है ना। तो मोर्स मेथड का ये एप्लीकेशन हो गया कि ड्रिंकिंग वाटर में या स्विमिंग पूल के पानी में अगर हमें पता करना है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो विद द हेल्प ऑफ मोर्स मेथड हम पता कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, ये क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बताता है, पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या करना होता है, देखो वही सब है, ध्यान से सुनना बस। आपको लेना है ब्यूरेट, ब्यूरेट के अंदर आपको लेना है टाइट्रेंट AgNO3, क्या लेना है? AgNO3। आपको नीचे लेना है कॉनिकल फ्लास्क, इसमें आपको लेना है, ये कॉनिकल फ्लास्क के बड़े दुख है, रुको, हाँ बेटा चल कॉनिकल फ्लास्क बन जा, नहीं बन रही, अब तो बनेगी, बन गई। कॉनिकल फ्लास्क लेना है, तो कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या लेना है पता होगा आपको, आपको यहाँ पर क्लोराइड आयन लेना है, क्योंकि क्लोराइड आयन आपको डिटेक्ट करना है कि आपके सैंपल में कितना क्लोराइड आयन है, मतलब कि आपने यहाँ पर सैंपल ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, ये तो क्लोराइड आयन तो आपका सैंपल हो गया, इस सैंपल को आपको डिसॉल्व करना है, किस में डिसॉल्व करा था? सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट क्या लिया था आपने? पानी लिया था, तो यहाँ पे पानी ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पर इंडिकेटर ले लो। अब मैंने आपको यही नहीं बताया था कि इंडिकेटर कौन सा लेना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इंडिकेटर कौन सा लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं K2CrO4, ये इंडिकेटर आपने लेना है, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर होता है मोर्स मेथड में? K2CrO4। तो मोर्स मेथड का नाम मोर्स मेथड क्यों रखा गया? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था। मोर्स मेथड में हम क्लोराइड आयन का डिटेक्शन करते हैं, पीने के पानी में, स्विमिंग पूल के पानी में, और भी आगे कई सारे एप्लीकेशन बताऊंगा। उसके बाद देखा कि मोर्स मेथड में टाइट्रेंट कौन सा यूज लेते हैं? AgNO3। टाइट्रेंट को कहाँ फिल किया जाता है? ब्यूरेट में फिल किया जाता है। तो आप देखिए ये टाइट्रेंट है और वी कैन से रिएजेंट है जिसका नाम है AgNO3, इसको ब्यूरेट में फिल कर दिया। नीचे आपका है कॉनिकल फ्लास्क, जहां पर आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब कि आपका सैंपल और सॉल्वेंट। सैंपल क्या है? क्लोराइड आयन, और आपका सॉल्वेंट क्या है? वाटर, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या डाला? इंडिकेटर भी डाला। इंडिकेटर कौन सा है? K2CrO4, ठीक है सर, इंडिकेटर डाल दिया। अब एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि जैसे ही आपने इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर कहां पे डाला? पानी में डाला, क्योंकि नीचे पानी है, क्लोराइड आयन है। तो जैसे ही इंडिकेटर आपने पानी में डाला, वो इंडिकेटर टूट जाएगा, वो इंडिकेटर डिसोसिएट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये K2CrO4 इंडिकेटर है, जैसे ही ये इंडिकेटर पानी की प्रेजेंस में गया तो ये टूटेगा 2K+ और CrO4-2, इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है सर। आपने बोला कि इंडिकेटर डालना था, डाल दिया। अब इंडिकेटर पानी के कांटेक्ट में आ गया, पानी के कांटेक्ट में अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, है ना। तो यहां पर ये भी टूट गया, K2CrO4 टूटा 2K+ और CrO4-2 में, क्लियर। चलिए सर, अब बाकी का तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम AgNO3 को ऐड करते जाएंगे, नीचे का जो Cl- है वो AgCl में कन्वर्ट होता जाएगा, प्रेसिपिटेट बनता जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि जब पूरी तरह से AgCl की पीपीटी बन जाएगी तो अगली जो ड्रॉप आएगी आपके टाइट्रेंट की, वो रिएक्ट करेगी इंडिकेटर के साथ। तो अब रिएक्शन ध्यान से देखना, रिएक्शन क्या होनी चाहिए? रिएक्शन होनी चाहिए कि हमारा जो टाइट्रेंट है, मतलब कि AgNO3, वो रिएक्ट करेगा K2CrO4 से। कब? जब पूरी तरह से आपका AgCl का पीपीटी बन चुका होगा, तब हमारा जो टाइट्रेंट है, हमारा जो रिएजेंट है, वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा। पर मैंने आपको बोला कि हमारा जो इंडिकेटर था वो पहले ही टूट चुका है पानी में 2K+ और CrO4- से, है ना। तो यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे CrO4- की हमारे टाइट्रेंट से, क्योंकि इंडिकेटर तो ब्रेक हो गया, है ना। और इंडिकेटर किस में ब्रेक हुआ? CrO4- में। और हमारा जो टाइट्रेंट है AgNO3, वो किस में ब्रेक होता है? AgNO3 को अगर मैं ब्रेक करूं तो Ag+ में ब्रेक होगा। तो Ag+ और CrO4-2 कहां से आया? ये इंडिकेटर का ब्रेकडाउन वाला पार्ट है। तो इंडिकेटर का जो माइनस वाला पार्ट है वो हमारे टाइट्रेंट के प्लस वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? आपके पास था एक तो टाइट्रेंट, एक था इंडिकेटर। टाइट्रेंट में आ गया Ag+,
और इंडिकेटर से आ गया आपका CrO4-2। और यही क्यों आए, क्योंकि ये प्लस फॉर्म में है और ये माइनस फॉर्म में है, इसलिए। क्लियर? तो एक प्लस फॉर्म में है, एक माइनस फॉर्म में है, और आपको पता है जीवन का यही नियम है कि प्लस माइनस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट जेंडर नहीं बोल रहा, चार्जेस बोल रहा हूँ, नालायक को, है ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये आपका टाइट्रेंट आपके इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बनेगा Ag2CrO4। क्या बोलोगे? Ag2CrO4। और ये जो Ag2CrO4 है ये रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है। ठीक है, मतलब कि ये सिल्वर क्रोमेट की रेडिश ब्राउन पीपीटी होती है, रेडिश ब्राउन पीपीटी प्रेसिपिटेट। ठीक है सर। अब जैसे ही आपकी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा आपको पता लग जाएगा कि मेरी जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यही है मोर्स मेथड, इसमें और कुछ भी नहीं है। ऊपर AgNO3 है, नीचे क्लोराइड आयन है। जब AgNO3 पूरी तरह से क्लोराइड को खत्म कर देगा, सारी AgCl की पीपीटी बन चुकी होगी, तब वो AgNO3 जो है इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा और बनाएगा Ag2CrO4। और जैसे ही ये बनेगा इसका कलर आएगा रेडिश ब्राउन। तो जैसे ही रेडिश ब्राउन पीपीटी बनती है हमारे टाइट्रेशन में, हमें पता लग जाएगा कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस वगैरह आपको दे रखी है। और एप्लीकेशन पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपकी मोर्स मेथड थी, दिस मेथड वर्क बेस्ट इन न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। या तो pH 7 होना चाहिए या फिर स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा बहुत बेसिक होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक होना चाहिए, तभी जाकर ये रिएक्शन होगी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये रिएक्शन तभी होगी जब न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन या फिर थोड़ा बहुत बेसिक होगा? अगर सर एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए नीचे जो आपका सॉल्यूशन था वो एसिडिक हो गया, मान लीजिए, तो जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा तो जो भी आपकी AgCl की पीपीटी बनी थी ना, वो AgCl की पीपीटी पता है क्या करेगी? घुलने लग जाएगी इस सॉल्यूशन में। अरे सर घुलने थोड़े ना देना है, हमें तो प्रेसिपिटेट बनाना है, हमें तो नीचे जमाना है। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रेसिपिटेट बनाना है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होना चाहिए मोर्स मेथड में। क्यों? क्योंकि अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो ये जो पीपीटी बन रही है ना, ये वापस घुल जाएगी। ऐसा थोड़ी ना चलेगा सर, वापस थोड़ी ना घोलनी है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, हमें तो प्रेसिपिटेट बनाना है। तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आपके सॉल्यूशन का मीडियम न्यूट्रल या फिर थोड़ा बहुत बेसिक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली एल्कलाइन। एसिडिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बता देना, क्योंकि एसिडिक होगा तो आपकी AgCl की पीपीटी वापस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी और आपका एंड पॉइंट आएगा ही नहीं, टाइट्रेशन खराब हो जाएगी। फिर आपको बहुत सारे फायदे बता रखे हैं कि अगर आपको पानी में क्लोराइड का पता करना है तो आप यूज कर सकते हैं मोर्स मेथड को। वेस्ट वाटर में क्लोराइड का पता करना है तो मोर्स मेथड को यूज कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी खाने के फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, पैक्ड फूड आते हैं, अगर उसमें क्लोराइड का पता करना है कि कितना क्लोराइड है तो आप मोर्स मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको सी वाटर में क्लोराइड का पता करना है तो मोर्स मेथड। अगर आपको सॉइल की टेस्टिंग करनी है, मिट्टी की टेस्टिंग कर रहे हैं और मिट्टी में पता कर रहे हैं कि कितना क्लोराइड आयन है, तो मोर्स मेथड से आप पता कर सकते हैं। तो मतलब काफी सारी एप्लीकेशंस है, काफी सारे फायदे हैं मोर्स मेथड के। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा महंगा नहीं है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपने देखा कि बस एक ब्यूरेट, एक एनालाइट सॉल्यूशन, एक इंडिकेटर, हो गया काम, है ना। ब्यूरेट में टाइट्रेंट फिल कर ही देंगे। तो दीज आर द एडवांटेज, दीज आर द एप्लीकेशंस। चलिए उसके बाद आ गया वोल्हार्ड मेथड एंड मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। अब ध्यान से सुनते जाओ जो भी मैं बोल रहा हूं। सबसे पहली बात कि ये जो वोल्हार्ड मेथड होता है ये एसिडिक मीडियम में होता है। सर अभी आपने बोला कि मोर्स मेथड तो एसिडिक में नहीं होगा, बिल्कुल सही, मोर्स मेथड होगा न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन में। अब जो वोलार्ड मेथड है वो वोलार्ड मेथड होता है एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। और ये जो वोलार्ड मेथड होता है ये एक तरह का इनडायरेक्ट मेथड होता है। कैसा मेथड होता है? इट इज अ इनडायरेक्ट मेथड। दिस मेथड अकर्स इन एसिडिक कंडीशन। और ये इनडायरेक्ट मेथड इसलिए होता है क्योंकि यहां पर बैक टाइट्रेशन भी होती है। क्या होती है? बैक टाइट्रेशन भी होती है। अभी समझेंगे बैक टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी इतना याद रखिए, वोलार्ड मेथड ऑल्सो नॉन एज इनडायरेक्ट मेथड। क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड? क्योंकि यहाँ पर बैक टाइट्रेशन भी होती है
और वोलार्ड मेथड की बात पढ़ेंगे, मॉडिफाइड वोलार्ड, तो हम ये भी देखेंगे कि वोलार्ड पढ़ लिया था तो फिर मॉडिफाइड वोलार्ड की जरूरत क्यों पड़ी। और फिर हमने ये भी देखा कि वोलार्ड हो चाहे मॉडिफाइड वोलार्ड हो, सारी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन और टाइट्रेशन होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने टाइट्रेंट क्या लेना है, AgNO3। सर वापस AgNO3? हाँ जी, जो भी आपका टाइट्रेंट है, जो भी आपका रिएजेंट है, वापस आपने क्या लेना है, AgNO3 लेना है। ठीक है, नीचे आप क्लोराइड आयन लो। सर वापस क्लोराइड आयन, तो फिर फर्क क्या हुआ? देखो फर्क ये है कि हमने मोर्स मेथड में बोला था कि हम मोर्स मेथड में क्लोराइड आयन का पता लगाते हैं, यही बोला था ना। अभी मैं बोल रहा हूं कि जो आपका वोलार्ड है या फिर जो मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड है, यहां पर आप हैलाइड का पता लगाते हो। किसका पता लगाते हो? हैलाइड का। सर हैलाइड का मतलब, हैलाइड का मतलब होता है आपका हैलोजन। सर हैलोजन का मतलब, हैलोजन का मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का डिटेक्शन करना है, आई रिपीट, अगर आपको हैलाइड का डिटेक्शन करना है, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, तो हैलोजन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई, कैसे याद रखोगे? फिर कल बाहर आई। अब वो कौन आई तुम देख लेना, ठीक है, वो तुम्हारा काम है, मेरा काम है समझाना। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर कल बाहर आई, इन सब का डिटेक्शन करता है आपका वोल्हार्ड, और वी कैन से मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। ठीक है, तो अब इतने सारों का डिटेक्शन करता है, तो सारों का डिटेक्शन थोड़ी ना करेंगे, किसी भी एक का डिटेक्शन कर लेंगे, किसी भी एक का डिटेक्शन कर लेंगे। ठीक है सर, हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि मोर्स मेथड में तो सिर्फ क्लोराइड का डिटेक्शन करेंगे, पर वोलार्ड या फिर मॉडिफाइड वोलार्ड है तो उसमें फ्लोराइड का, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, इन सब हैलाइड का डिटेक्शन कर सकते हैं। इन सबको क्या बोलेंगे? हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हैलाइड बोलेंगे, तो इन सब का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए सर एक काम करते हैं, क्लोराइड ही ले लेते हैं, क्योंकि क्लोराइड से समझाए, आप चाहो तो ब्रोमाइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया? AgNO3। अब यहाँ पर फर्क क्या है? वहां पर तो सिर्फ AgNO3 था, नॉर्मल टाइट्रेशन हो रही थी। यहाँ पर AgNO3 को एक्सेस में लेना है, बहुत ज्यादा मात्रा में AgNO3 लेना है। ठीक है सर, बहुत ज्यादा मात्रा में AgNO3 ले लिया। अब क्या करें? अब नीचे सॉल्यूशन तैयार करो। सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? या तो आपका क्लोराइड आयन जिसका आपको पता करना है, या फिर आप ब्रोमाइड भी ले सकते हो। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर क्लोराइड भी ले लिया या ब्रोमाइड ले लिया, कोई भी एक ले लिया, जो आपका मन है आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल है, उस सैंपल में क्लोराइड का पता करना है, उस सैंपल में ब्रोमाइड का पता करना है, तो आप कर सकते हैं ना वोलार्ड, मॉडिफाइड वोलार्ड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे हैलाइड का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, टाइट्रेंट ले लिया, AgNO3 एक्सेस में लिया, आयन ले लिया क्लोराइड, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया पानी में, सब कुछ वही चल रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा? जैसे जैसे AgNO3 आएगा, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। सपोज AgNO3 है जो कि ऊपर से आ रहा है और वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा? पहले की तरह AgCl की पीपीटी। पर अगर आपने ब्रोमाइड लिया होता तो AgNO3 आता और ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनाता? AgBr। रिश्ता वही, सोच नहीं, क्योंकि देखो Ag और Br, इधर क्या था? Ag और Cl। तो डिपेंड करता है आप किस आयन की स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो, किसका आप एस्टिमेशन लगा रहे हो, उस हिसाब से आपने रिएक्शन करनी है। तो चलो क्लोराइड से कर लेते हैं, क्योंकि क्लोराइड फेमिलियर है आपका। तो इतना याद रखिए, AgNO3 धीरे धीरे आ रहा है और ये AgNO3 जो है रिएक्ट कर रहा है Cl- के साथ, और जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी आपको यहाँ पर AgCl बन जाएगा, और AgCl की वाइट प्रेसिपिटेट बनती है। ठीक है, पर रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होती। अभी मैंने आपको बोला था कि आपको AgNO3 एक्सेस में लेना है, लेना है। तो अब क्या होगा? जैसे ही सारी AgCl की पीपीटी बन गई, ये आपकी पीपीटी बन गई, ये आपका प्रेसिपिटेट बन गया सारा AgCl का, उसके बाद क्या होता था कि AgNO3 अब टाइट्रेंट से इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा। ये जो AgNO3 टाइट्रेंट है, ये जो AgNO3 रिएजेंट है, ये AgNO3 अब आपके इंडिकेटर से रिएक्ट करना चाहिए था। इंडिकेटर यहाँ पर क्या है? फेरिक अमोनियम सल्फेट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FAS, फेरिक अमोनियम सल्फेट, ये इंडिकेटर है। तो अब रीति रिवाज के अनुसार तो क्या होना चाहिए था कि जब AgNO3 ने पूरे क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके पूरी AgCl की पीपीटी बन गई है, पूरी व्हाइट पीपीटी बन गई है, अब क्लोराइड आयन बचा ही नहीं है, तो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि अब AgNO3 जो है आपके इस इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने AgNO3 को एक्सेस में लिया है, बहुत ज्यादा मात्रा में लिया है, तो ये AgNO3 नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब अब जो नीचे सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या क्या होगा? नीचे जो अब सॉल्यूशन रहेगा, देखो ध्यान से,
अब जो नीचे सॉल्यूशन रहेगा उस सॉल्यूशन में एक तो AgCl की पीपीटी है, जो AgCl की पीपीटी बन चुकी है, AgCl की पीपीटी है ना, और AgNO3 एक्सेस में डाल दिया, तो यहां पर अब क्या रहेगा, AgNO3 रहेगा, AgNO3। और यहां पर क्या रहेगा, यहां पर आपका इंडिकेटर भी रहेगा, फेरिक अमोनियम सल्फेट FAS। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि AgCl की पीपीटी तो बननी ही थी, अब हमारे पास एक्सेस में AgNO3 था तो हमने AgNO3 भी उसमें डाल दिया, तो AgCl की पीपीटी है, AgNO3 है और फेरिक अमोनियम सल्फेट है। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और ऐड करनी होती है, वो है अमोनियम थायोसाइनेट। ठीक है सर, आपने बोला AgCl की पीपीटी बना दो, हमने बना दी, पता है हमें। उसके बाद आपने बोला AgNO3 एक्सेस में है, AgNO3 को नीचे ले आओ, तो जैसा कि आपने बोला कि AgCl की तो पीपीटी बन गई, AgNO3 नीचे आ गया, साथ में फेरिक अमोनियम सल्फेट है। ठीक है सर, पर एक बात बताइए सर, ये क्या है अब अमोनियम थायोसाइनेट? अरे एक बात बताओ, जब आपके पास नीचे AgNO3 है, इंडिकेटर भी है, तो कोई ना कोई टाइटेंट तो होना चाहिए ना, तो यहां पर अब सेकंड टाइटेंट किसकी तरह एक्ट करेगा, सेकंड टाइटेंट जो होगा आपका यहाँ पर अमोनियम थायोसाइनेट होगा। और यहां पर ये डबल डबल टाइट्रेशन हो रही है, बैक टाइट्रेशन हो रही है, इसलिए इसको बोल रखे हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर HCN माइनस है, सर HCN माइनस कहां से आया, अभी दिखाता हूं, चलो ये देखो NH4 HCN, तो यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा तो HCN माइनस में निकलेगा, तो यही हमारा टाइट्रेंट होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टाइट्रेंट है। नीचे क्या होना चाहिए, एक तो AgNO3 होना चाहिए, एक AgCl की पीपीटी होनी चाहिए। ये X इसलिए लिखा है क्योंकि X का मतलब होता है कोई सा भी हैलाइड हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, इंडिकेटर कौन सा है, फेरिक अमोनियम सल्फेट है, इंडिकेटर भी लिख रखा है। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे HCN नीचे आता जाएगा, अब HCN किससे रिएक्ट करेगा, HCN जैसे जैसे नीचे आएगा वो AgNO3 से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन दिखा रखी है कि आपकी जो AgNO3 है वो HCN से रिएक्ट कर रही है। अब Ag के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, HCN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, AgHCN, तो यहाँ पर AgHCN बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, नॉर्मल टाइट्रेशन की तरह ही अब टाइट्रेशन वापस हो रही है। अब ऊपर टाइट्रेंट कौन आ गया, HCN माइनस, और ये HCN माइनस जैसे जैसे ऐड होगा ये AgNO3 को किस में कन्वर्ट करेगा, आप देख सकते हैं HCN माइनस जो है AgNO3 को AgHCN में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये AgNO3 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि HCN माइनस आता जाएगा, तो AgNO3 जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, AgNO3 जब पूरी तरह से AgHCN में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब जो HCN माइनस है, अब जो टाइट्रेंट है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा। हुआ क्या, AgNO3 खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि सारा AgNO3 HCN माइनस से मिलकर AgHCN बन चुका है, तो अब AgNO3 रहा ही नहीं। तो अब ये जो HCN माइनस आएगा, अब जो HCN माइनस आएगा, अब जो आपका इंडिकेटर आएगा, अब जो आपका रिएजेंट आएगा, वो रिएक्ट करेगा फेरिक अमोनियम सल्फेट से, जो कि आपका इंडिकेटर है। और जैसे ये रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हैं फेरिक अमोनियम सल्फेट, तो उसका जो फेरिक आयन है Fe+3 आयन है, वो फेरिक आयन आपके HCN माइनस से रिएक्ट करेगा। ये HCN माइनस टाइट्रेंट है, रिएजेंट है, ये आपका फेरिक आयन आपके इंडिकेटर का है, तो ये फेरिक आयन आपके HCN माइनस से रिएक्ट करेगा और बनाएगा FeHCN का चार्ज +2, होल कॉम्प्लेक्स +2, जिसको बोलेंगे रेडिश ब्राउन कलर। यहां पर क्या आएगा, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है सर, आपने बोला पहले HCN AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा था, AgHCN बना रहा था, फिर AgNO3 खत्म हो गया, सारा AgHCN में कन्वर्ट हो गया, फिर HCN माइनस ने जो है आपके इंडिकेटर के साथ रिएक्ट किया। इंडिकेटर का नाम है फेरिक अमोनियम सल्फेट, इसका जो फेरिक आयन है उसके साथ HCN ने रिएक्ट किया, तो HCN जो टाइट्रेंट है फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है FeHCN+2, और यहाँ पर आ रहा है रेडिश ब्राउन कलर। तो जैसे ही हमारे टाइट्रेशन में रेडिश ब्राउन कलर आता है, हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारे टाइट्रेंट ने इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर लिया, मतलब कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था आपका वोल्हार्ड मेथड। ठीक है सर, काफी इंटरेस्टिंग था, समझने वाला था वोल्हार्ड मेथड। अब ये बताओ कि सर ये मॉडिफाइड वोल्हार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? चलो मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये HCN माइनस था, इसको किसके साथ रिएक्ट करना था जब AgNO3 खत्म हो गया? अरे सर सीधी सी बात है, HCN माइनस को फेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करना था, इंडिकेटर के साथ। मान लो ऐसी कोई कंडीशन हो जाती कि ये HCN माइनस जो है आपकी पीपीटी के साथ रिएक्ट कर लेता, तो
HCN माइनस जो है आपकी AgCl के साथ PPT के साथ रिएक्ट कर लेता तो सर एंड पॉइंट आता ही नहीं, तो एरर आ जाती है ना, गड़बड़ हो जाती सर। तो इसी गड़बड़ से बचने के लिए कि लास्ट में आपका जो HCN माइनस है कहीं वो AgCl के साथ तो रिएक्ट नहीं कर लेगा, क्योंकि AgCl भी नीचे ही है। माना कि AgNO3 तो खत्म हो गया, इंडिकेटर के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए, पर गलती से इसके साथ रिएक्शन हो जाती तो इस पीपीटी के साथ रिएक्शन से बचने के लिए, इस एरर से बचने के लिए, इस टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को खराब होने से बचाने के लिए अब हम करेंगे मॉडिफाइड वोल्हार्ड। तो एक तरीका तो ये भी है कि सर, एक सेकेंड मैं आपको समझाता हूं। सर आप बोल रहे हो कि ये HCN माइनस अगर रिएक्ट कर लेगा AgCl पीपीटी के साथ तो ही दिक्कत आ रही है ना आपको, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो ही दिक्कत आ रही है। तो सर एक काम करते हैं कि ये जो AgCl की पीपीटी है, सपोज ये AgCl की पीपीटी है, इसको सर कवर कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, इसको इस तरह से कवर कर देते हैं। जब ये कवर हो जाएगी तो HCN को इंडिकेटर के साथ ही रिएक्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये भी है, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप वेटिंग एजेंट का यूज करके, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन वगैरह का यूज करके, जो भी AgCl का प्रेसिपिटेट बना था ना, हमें डर है कि हमारा HCN माइनस इसके साथ रिएक्ट ना करे, हमें चाहते हैं कि HCN माइनस फेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ ही रिएक्ट करे हमारे इंडिकेटर के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो भी AgCl का पीपीटी बनाता उसको कोई भी वेटिंग एजेंट से, जैसे नाइट्रोबेंजीन से, हम क्या करेंगे उसकी कोटिंग कर देंगे। ये कोटिंग हो गई किसी भी वेटिंग एजेंट की, और वी कैन से नाइट्रोबेंजीन की। तो ये जो कोटिंग हुई है, अब इस कोटिंग होने के बाद HCN माइनस आएगा पर इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोटिंग हो चुकी है। तो HCN माइनस फिर फेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ ही रिएक्ट करेगा। एक तरीका तो ये भी है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपकी रिएक्शंस हो रही है ना, ये जो आपका वोलार्ड मेथड हो रहा है, इसमें एरर कब नहीं आएगा, जब आप ब्रोमाइड के केस में करोगे, आयोडाइड के केस में करोगे ना, तो एरर बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मॉडिफाइड वोलार्ड देखते हैं। मॉडिफाइड वोलार्ड का यही फायदा है कि इंप्रूव डिटेक्शन, डिटेक्शन अच्छा हो गया, सेंसिटिविटी अच्छी हो गई। मान लीजिए आपके पास सैंपल था, उस सैंपल में इतना सा क्लोराइड है, इतू सा, तो उसका भी पता कर लेंगे हम मॉडिफाइड वोलार्ड से। सेंसिटिविटी अच्छी हो गई, हमारा टाइट्रेशन जल्दी हो जाएगा, अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स सैंपल को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड है उसका डिटेक्शन अच्छा है, सेंसिटिविटी अच्छी है, टाइट्रेशन जल्दी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सैंपल को भी हैंडल कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड वोलार्ड अच्छा है, और क्यों जरूरत पड़ी वो भी आप लिख देना। ठीक है, ये मॉडिफाइड वोलार्ड की बात हो रही है, यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर ऐसा हुआ तो, है ना, ए कंडीशन वेयर ऑल AgNO3 कन्वर्ट इनटू AgHCN एंड देन HCN माइनस जो कि हमारा टाइट्रेंट है उसको रिएक्ट करना इंडिकेटर से, पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। बट मे बी टाइट्रेंट रिएक्ट विथ AgCl PPT एंड एरर अकर, सो वी गो फॉर मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। सब लिखा हुआ है, चलिए। और यहाँ पर आपको वोलार्ड मेथड के फायदे भी लिखे हैं, देखो कहाँ कहाँ काम आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड इन वाटर, पानी में कोई भी हेलाइड का, जैसे मान लीजिए क्लोराइड का पता करना है तो आप कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सैंपल में क्लोराइड का पता करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ड्रग बनाई, आपका कोई डोजेस फॉर्म बनाया, आपको लग रहा है कि उसमें क्लोराइड ज्यादा है, या आपका कोई रॉ मटेरियल आया, स्टार्टिंग मटेरियल, आपको चेक करना है कि उसमें क्लोराइड कितना है, तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोलार्ड, मॉडिफाइड वोलार्ड। फिर आपका फिनिश ड्रग प्रोडक्ट में ब्रोमाइड का कंटेंट चेक करना है, आयोडाइड का कंटेंट चेक करना है, या फिर आपको किसी भी हेलाइड का कंटेंट चेक करना है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है फजान्स मेथड। अब इसको ध्यान से सुनना है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। चलो फजान्स मेथड की बात करें तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज होता है। कौन सा इंडिकेटर यूज होता है? एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? सारा सब कुछ वही है। ये आपका ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपका टाइट्रेंट है, नीचे आपका एनालाइट सॉल्यूशन है, उसके साथ आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पर 2-4 बूंद इंडिकेटर की है, ठीक है। सब कुछ वही होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेट बन रहा है ना। आप देखिए रिएजेंट यहाँ पर भी हमने AgNO3 ले लिया, नीचे क्लोराइड ले लिया, आपको पता है क्या होगा? AgNO3 प्लस Cl माइनस AgCl की वाइट पीपीटी बनेगी, और धीरे धीरे AgNO3 Cl माइनस को कंप्लीटली खत्म कर देगा, सारी AgCl की वाइट पीपीटी बन जाएगी, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब जनरली तो क्या होता था, अभी तक जो परंपरा चली आ रही है कि अब AgNO3 जो है
इस इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता था, पर यहाँ पर नाम से क्या पता लग रहा कि यहाँ पर है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो व्हाइट पीपीटी बन रही है, ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, उसके बाद इंडिकेटर काम करेगा। देखो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, AgCl का। कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। सपोज ये व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का बन गया, व्हाइट पीपीटी बन गई, प्रेसिपिटेट बन गया। अभी ये कैसा है, व्हाइट है, ठीक है। अब क्या होगा, इंडिकेटर आएगा। जैसे ही आपके टाइट्रेंट ने आपके एनालाइट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके AgNO3 प्लस Cl माइनस AgCl बना लिया, AgCl बन गया, अब इंडिकेटर का काम आएगा। इंडिकेटर कोई टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है यहाँ पर फजान भाई में। फजान भाई में क्या होगा कि इंडिकेटर जो है ये आपकी पीपीटी के ऊपर आके ही बैठ जाएगा। ये बैठ गया, ये आपका इंडिकेटर हो गया। तो जैसे ही पीपीटी बनेगी उस पीपीटी के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाएगा। एडजॉर्ब का मतलब उसकी सरफेस पे आ जाएगा, चिपक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाने को तो क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब, और ऊपर रह जाएगा तो एडजॉर्ब। तो यहां पर एडजॉर्प्शन हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा, तो एड बोला है मैंने, एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ऊपर रह जाएगा, सरफेस पे रह जाएगा। तो जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट के ऊपर आपका इंडिकेटर आके चिपकेगा, इंडिकेटर आते ही, चिपकते ही, इंडिकेटर के एडजॉर्प्शन होते ही यहां पर इस पीपीटी का कलर चेंज होके पिंक हो जाएगा। सर ऐसा कौन सा इंडिकेटर है ना, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो हमारे व्हाइट प्रेसिपिटेट के ऊपर आकर चिपक कर उसको पिंक कलर कर रहा है? तो बहुत तरह के हैं, जैसे कि आपका ईओसिन हो गया। क्या हो गया, ईओसिन हो गया, ठीक है। आपको बताता हूं, देखो आपका ईओसिन हो गया। ये इंडिकेटर जो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट के ऊपर जाकर स्टिक हो जाता है और उसकी वजह से कलर जो है पिंक हो जाता है। ये AgCl की पीपीटी बनी थी, है ना। ये आपका फ्लोरोसिन इंडिकेटर भी होता है, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन भी होता है। तो मान लीजिए फ्लोरोसिन इंडिकेटर है, तो फ्लोरोसिन का Fl माइनस ये AgCl की पीपीटी पे जाएगा तो AgFl करेगा, जो कि एक कलर्ड कंपाउंड है। पहले ये व्हाइट प्रेसिपिटेट था, अब ये कलर हो चुका है। तो ईओसिन ले लीजिए, आपका डाइक्लोरोफ्लोरोसिन ले लीजिए, फ्लोरोसिन ले लीजिए, ठीक है। ईओसिन, फ्लोरोसिन, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। और इंडिकेटर क्या करते हैं यहाँ पर फजान भाई की मेथड में, यहाँ पर इंडिकेटर जो है आपके प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट का कलर चेंज कर देते हैं। तो आपको पता लग जाता है कि एंड पॉइंट आ गया क्योंकि कलर चेंज हो गया। यहाँ पर अलग मेथड है, ऐसा मत कर देना कि टाइट्रेंट जो है इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर रहा, ना भाई, वो मोड्स में ठीक है, वोलार्ड में ठीक है, मॉडिफाइड वोलार्ड में ठीक है। फजान भाई में क्या करना है कि इंडिकेटर जो है आपके प्रेसिपिटेट बन गया ना जब कंप्लीट, तो इंडिकेटर उसके ऊपर जाके एडजॉर्ब हो जाएगा और कलर चेंज कर देगा प्रेसिपिटेट का, मतलब कि आपका टाइट्रेशन हो चुका है, एंड पॉइंट आ चुका है। चलिए, तो अब यहां पर आपको लिखा है इट इज टिपिकली मेंटेन्ड इन द एसिडिक और न्यूट्रल रेंज। अगर आपको इंडिकेटर का, जैसे मान लीजिए व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, व्हाइट पीपीटी बना AgCl का, तो AgCl के ऊपर आपको क्या करना है, इंडिकेटर को एडजॉर्ब करवाना है। रिएक्शन में यही होता है। फजान भाई की रिएक्शन में क्या होता है कि इंडिकेटर जो है प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके एडजॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्ब यहाँ पर ऊपर ही रह जाएगा सतह पे, है ना। और अगर आपको ये एडजॉर्प्शन अच्छे से करानी है तो आपके सॉल्यूशन का जो मीडियम हो, या तो वो न्यूट्रल हो या फिर वो एसिडिक हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके अच्छे से एडजॉर्ब हो जाए, अच्छे से एंड पॉइंट आ जाए, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका मीडियम या तो न्यूट्रल होना चाहिए या थोड़ा बहुत एसिडिक होना चाहिए, बेसिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फजान भाई कहते हैं बेसिक नहीं चाहिए, बेसिक नहीं चाहिए। चलो, एडवांटेज दे रखे हैं कि यहां पर कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं लग रहा, क्योंकि हमने देखा था वोलार्ड में एक्सेस रिएजेंट लग रहा था। यहां पर क्लियर एंड पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और अगर लो कंसंट्रेशन में सैंपल है तो भी अच्छी डिटेक्शन हम कर सकते हैं, फजान भाई कह रहे। एप्लीकेशन वही है कि हैलाइड का कंसंट्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं आप पानी में, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का पानी में डिटेक्ट करना है, फूड में डिटेक्ट करना है, कोई भी इंडस्ट्रियल का प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, पानी है, स्विमिंग पूल का, ड्रिंकिंग वाटर है, उनमें अगर आपको हैलाइड की कंसंट्रेशन डिटेक्ट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ फजान मेथड, फजान भाई भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आपको दे रखा है एस्टिमेशन ऑफ NaCl। मतलब कि सीधी सी बात है, आपके पास कोई सैंपल है, आपको पता करना है कि उस सैंपल में NaCl का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, टाइट्रेशन करा के। टाइट्रेशन कैसे करोगे, टाइट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ब्यूरेट। ब्यूरेट में क्या होता है, या तो आपका टाइटेंट होता है या फिर आप बोल लीजिए रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर ब्यूरेट में जो टाइटेंट है वो क्या ले रखा है, AgNO3, ठीक है।
नीचे क्या होगा, नीचे आपका NaCl होगा जिसका आपको पता करना है, तो नीचे NaCl होगा। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर ले लिया। तो ऊपर हो गया आपका AgNO3, नीचे ले लिया आपने NaCl जिसका आपको पता करना है, और साथ में उसको डिसोल्व कर दिया किसी सॉल्वेंट में जिसका नाम है वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिकेटर क्या लेते हैं, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर ले लेते हैं। तो अब देखो, जैसे जैसे टाइट्रेंट ऐड होगा, जैसे जैसे AgNO3 ऐड होगा, नीचे क्या है NaCl, वो AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Ag और Cl की वही पीपीटी बनेगी, AgCl की पीपीटी बनेगी, और जो AgCl की पीपीटी यहाँ पर बनेगी वो व्हाइट पीपीटी बनती है, व्हाइट पीपीटी बनती है बस। और लास्ट में क्या करना है, जब AgNO3 ने इस NaCl को कंप्लीटली यूज कर लिया है, तो उसके बाद ये AgNO3 अब इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्रोमेट। तो AgNO3 अब पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके आपको कलर चेंज कर देगा। ये हो गया एस्टिमेशन। अब हमें कैसे पता लगा कि हमारे सैंपल में कितना सोडियम क्लोराइड था, तो मैंने आपको शुरू में भी बोला कि जब भी आप टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं तो आप इनिशियल रीडिंग लिख लीजिए, और जब भी कलर चेंज हो रहा है तो आप फाइनल रीडिंग भी लिख लीजिए। फिर आप चेक कर पाएंगे कि इनिशियल से फाइनल जाने में आपका कितना टाइट्रेंट यूज हुआ। जितना आपका टाइट्रेंट यूज हो रहा है मतलब उतना ही ज्यादा सैंपल प्रेजेंट है। ऑब्वियसली अगर मैं टाइट्रेंट डाले जा रहा हूं तो नीचे AgCl बनता जा रहा है, डाले जा रहा हूं बनता जा रहा है, डाले जा रहा हूं बनता जा रहा है, मतलब कि उतना ही ज्यादा NaCl है, उतना ही ज्यादा NaCl है। ठीक है, तो हो गया टाइट्रेशन, बहुत इजी था। और टाइट्रेशन हो गया, और एस्टिमेशन कैसे करा कि जितना हमने टाइट्रेंट यूज किया है, हमने इनिशियल रीडिंग ले ली थी, हमने फाइनल रीडिंग ले ली थी, हमें पता लग गया कि इतना टाइट्रेंट यूज हुआ। तो जितना टाइट्रेंट यूज हुआ है उस बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि हमारे नीचे जो एनालाइट सॉल्यूशन था, सैंपल था, उसमें कितना सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट था। चलो हो गया सर, तो ये एस्टिमेशन भी हो गया। तो ये आपका पूरी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गई है। क्लियर है आपको? बहुत इजी था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन वही होता है जिसमें आप एक ब्यूरेट लेते हैं, टाइट्रेंट को फिल करते हैं, नीचे आपका कोनिकल फ्लास्क होता है, एनालाइट सॉल्यूशन होता है, सैंपल होता है, सैंपल आप वाटर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर की फ्यू ड्रॉप यूज करनी होती है। इंडिकेटर कई तरह से होते हैं, जैसे कि फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। फिनोप्थलीन जो होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में कलर शो करता है जो कि पिंक है। फिर हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन से हमारा क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर जो टाइट्रेंट है वो AgNO3 यूज ले रहे हैं, और नीचे जो है हम हमारा आयन ऑफ इंटरेस्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे सैंपल में कितना आयन ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो भी आयन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने डिसॉल्व कर दिया आपके सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर। नीचे 2-3 इंडिकेटर की बूंद डाल दी, इंडिकेटर जो कि रिएक्शन में एंड पॉइंट देता है, कलर चेंज करता है। टाइट्रेंट ऐड होगा, टाइट्रेंट जो है सैंपल के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देगा, फिर टाइट्रेंट जो है इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज करेगा, और एंड पॉइंट हमें बताएगा कि हमारी टाइट्रेशन हो चुकी है। तो प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनता है AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, हमने देखा कई बार बना है हमारे मोर्स मेथड में, हमारे वोलार्ड में, हमारे मॉडिफाइड वोलार्ड में। फिर हमने देखा कि फजान मेथड में एक ही चेंज है कि बस आपका जो इंडिकेटर है वो एडजॉर्ब हो जाएगा प्रेसिपिटेट के ऊपर और कलर चेंज कर देगा। फिर हमने लास्ट में एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देखा जो कि बहुत इजी है, और इसी के साथ हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो ये था आपका यूनिट 3 का लेक्चर 1। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे डिफरेंट कोर्सेज अभी लॉन्च है, जिसमें आपको जीपैट, नाइपर, रेलवे फार्मासिस्ट जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में करवाता हूँ। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट आते हैं, मीम्स आते हैं, पोल्स आते हैं, MCQ प्रिपरेशन आती है। वेबसाइट पे भी मैं आपको डेली टिप्स देता हूँ, MCQ प्रिपरेशन देता हूँ, तो वेबसाइट तो डेली विजिट करिएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट हो रही है, लेक्चर तो खत्म हो गया, आप लीव कर सकते हैं। अनाउंसमेंट है 8th सेमेस्टर वालों के लिए। 8th सेमेस्टर में मुझे डिमांड आ रही है फार्माकोविजिलेंस की, कॉस्मेटिक की और आपके सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे फार्माकोविजिलेंस को, फिर कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कॉस्मेटिक और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसको प्रायोरिटी देनी है। तो 8th सेम वालों के लिए ये अपडेट है कि फार्माकोविजिलेंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट सेम वालों के लिए अपडेट है कि एनालिसिस के लेक्चर आएंगे, कंटिन्यू आएंगे।
और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ये अपडेट है कि थर्ड सेमेस्टर में जो माइक्रोबायोलॉजी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको भी हम रिन्यू करेंगे। और जीपेट, जो जीपेट के बैच में एनरोल है, उनके लिए ये अपडेट है कि माइक्रोमेडिटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसको कंप्लीट करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी थी। चलिए, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसे लेक्चर्स मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।